और दीपन मेहता को जोड़ लेते हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। दीपन, गुड मॉर्निंग। दीपन, पहले इसी पे बात हो जाए। एक तरफ है एचडीएफसी बैंक, लगातार अंडर परफॉर्मिंग, न्यूज़ पे न्यूज़। कल की न्यूज़ को आपने कैसे रीड करा, और क्या व्यू रहेगा इस प्राइस पर, स्टॉक पर? अनुज, गुड मॉर्निंग और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आई थिंक फॉलिंग मार्केट में कोई भी खराब न्यूज आता है तो थोड़ा जो फॉल है वो एग्जैजरेट हो जाता है, और वही हमने देखा है एचडीएफसी बैंक में। वैसे फंडामेंटल्स, फ्यूचर प्रोजेक्शंस, उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसमें कोई खास फर्क नहीं होने वाला है बिकॉज ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ द चेयरमैन। थोड़ा सेंटिमेंट बिगड़ गया है आई थिंक, लेकिन आई थिंक एक दो महीने में इट शुड रिकवर लॉस ग्राउंड। लेकिन मैं आपकी जो बात समझ रहा था अबाउट पीएसयू बैंक, एसबीआई है एज कम्पेयर टू एचडीएफसी बैंक, मैं कंप्लीटली ये आर्ग्यूमेंट से सहमत हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर आप आज देखेंगे तो पीएसयू बैंक से एसबीआई, कैनरा, यूनियन बैंक, इवन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इनके जो आंकड़े हैं, जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स है, दे आर इक्वल टू और बेटर देन द बेस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। जैसे कि अगर आप देखेंगे कैनरा बैंक के जो एडवांसेस ग्रोथ है, उनकी एनपीए है, डिपॉजिट ग्रोथ है, कासा है, दैट इज इन मेनी इंस्टेंसेस बेटर देन एक्सिस बैंक एंड इन एचडीएफसी बैंक, और इट इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर प्राइवेट बैंक्स। तो इनकी इतनी डिस्काउंट क्यों है? वाई के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पीएसयू बैंक के 6, 7, 8 पे चल रहे हैं, और इनके अभी भी 15, 17 टाइम चल रहे हैं। तो ये जो गैप है वो जरूर से नैरो होना चाहिए। तो ये एक बात हो गई। लेकिन दूसरी बात मैं आपको खास एक नया थॉट देना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से बैंकिंग इंडस्ट्री एक रेड ओशन बन गई है, और कंपटीशन और भी बढ़ने वाला है। और इसकी वजह से ये जो मार्जिन है इनके पास में, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो धीरे धीरे मेरे ख्याल से कंप्रेस होने लगेंगे। इसलिए एज अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपको बैंक्स में मेरे ख्याल से अंडरवेट रहना चाहिए। वैसे भी 37% वेटेज फाइनेंशियल्स का है निफ्टी में, ये कोई ज्यादा ही है। इट शोज ओवर ओनरशिप। और अगर आपको निफ्टी सेंसेक्स को आउट परफॉर्म करना है, देन यू टू लुक आउटसाइड द बैंकिंग सेगमेंट। दीपन जी ने एक बात कही, रेड ओशन। अच्छा लगा है दीपन जी। अच्छा, ये एनबीएफसी पे आज सिंक हो रही हैं। आई मीन, अब वो कहते हैं ना, आई मीन, एक बात ये है कि ठीक है जनाब, अब क्रूड की ट्रेजेक्टरी धीरे धीरे, अगर आप देखें, आपका इन्फ्लेशन प्रेशर धीरे धीरे, आपकी जो रेट कट की पॉसिबिलिटीज इन नियर फ्यूचर वो धूमिल होती हुई या फिर एटलीस्ट डेफर होती हुई, एनबीएफसीज में भी बहुत शार्प प्राइस डैमेज है सर। दीपन जी, क्या कहते हैं आप? यहाँ पे अब आपके पास धड़े भी हैं काफ़ी सारे। आपके पास एक नॉर्मल कन्वेंशनल एनबीएफसीज, देन यू हैव एचएफसीज, देन यू हैव गोल्ड फाइनेंस कंपनियां। यहाँ पर टेक क्या है आपका? एनबीएफसी में व्यू बैंक से थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बेहतर है। और स्पेशली एनबीएफसी जो मल्टी प्रोडक्ट एनबीएफसी है, जैसे कि बजाज फाइनेंस है या चोलामंडलम है, एल&टी फाइनेंस है, आई थिंक उनके प्रोस्पेक्ट्स थोड़ी अच्छे हैं बिकॉज मल्टी प्रोडक्ट है, थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाता है। देखिए, हमने देखा गोल्ड के प्राइस घटते हैं तो ऑटोमेटिकली सेंटिमेंट और जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस वगैरह है वो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में थोड़े बिगड़ जाते हैं। और माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर आपने निवेश किया होगा तो पिछले 2-3 साल में कोई खास रिटर्न आए नहीं है। टाइम टू टाइम उनमें कुछ ना कुछ क्राइसिस आ जाती है। तो मेरे ख्याल से ये जो मल्टी प्रोडक्ट एनबीएफसीज है, दैट इज द वे फॉरवर्ड। जैसे कि एल&टी है, बजाज फाइनेंस है, दे डू एवरीथिंग। गोल्ड लोन भी करते हैं, माइक्रो फाइनेंस भी करते हैं, एमएसएमई भी करते हैं, टू व्हीलर लोन्स, फोर व्हीलर लोन्स, हाउसिंग लोन्स, सभी चीजें करते हैं। तो आई एम मोर कंफर्टेबल इन सच कंपनीज। बट ये जो आज हम जो गिरावट देख रहे हैं हम एनबीएफसीज में, दैट इज मोर टू डू विद द फैक्ट के इंटरेस्ट रेट जो घट रहे थे, आई थिंक वहां पर अभी शायद आगे चल के इस युद्ध की वजह से घटेंगे नहीं, और शायद उनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ सकती है। और ओवरऑल अगर कंज्यूमर सेंटिमेंट बिगड़ जाता है तो उनके लिए लेंडिंग अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाती है। लेकिन वैल्यूएशन अब अट्रैक्टिव है, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 3-5 ईयर का व्यू है, तो ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है इफ यू आर अंडरवेट एनबीएफसीज, एंड आई से इफ यू आर अंडरवेट एनबीएफसीज टू गेट इनटू सम ऑफ दीज लार्ज कैप मल्टी प्रोडक्ट एनबीएफसीज। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई एनबीएफसीज की। एनर्जी बास्केट में अच्छी बाइंग है इस समय। दीपन जी, यहाँ पर आप कुछ बाय कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए अनुज, इतना तो हमें समझ पड़ गया है कि ये वॉर के बाद जब भी खत्म होगी, द फोकस इज गोइंग टू बी ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी अब टॉप प्रायोरिटी बन जाएगी गवर्नमेंट के लिए। और जो हमने अब तक जो खास उनको
एनकरेजमेंट नहीं दिया गया है फॉर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वहाँ पर चेंजेस आ सकते हैं और भी फोकस कैपिटल पॉलिसी सपोर्ट दे सकते हैं फॉर रिन्यूएबल सोर्सेज। इसकी वजह से मेरे ख्याल से जो सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है या फिर विंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वहाँ पर और भी अच्छे ऑर्डर आ सकते हैं, उनके प्रोस्पेक्ट्स और भी बढ़िया हो सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि वेदर इट इज विंड एनर्जी इक्विपमेंट और सोलर एनर्जी इक्विपमेंट, उनके वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर है और अर्निंग विजिबिलिटी 2-3 साल की अच्छी है बिकॉज ऑफ बल्जिंग ऑर्डर बुक पोजीशन। सभी जो कंपनियां हैं यहाँ पर दे आर एक्सपेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीजिंगली, और अगर यूएस के साथ टैरिफ का कुछ ऐसा अच्छी तरीके से सेट हो जाता है तो एटलीस्ट सोलर इक्विपमेंट कंपनीज है दे विल बी एबल टू एक्सपोर्ट टू यूएस मार्केट एज वेल। तो ये जो एनर्जी का जो एनर्जी इंडस्ट्री है, आई थिंक हमारा फोकस है ऑन दी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वहाँ पर शायद अच्छे हमें प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। इसके अलावा आई थिंक 2-3 कंपनियां हैं जैसे कि एजिस लॉजिस्टिक्स है और एजिस दूसरी कंपनी एजिस वो पैक करके है, और वहाँ पर भी खास ध्यान देना चाहिए बिकॉज दे आर फैसिलिटेटिंग इंपोर्ट ऑफ एलपीजी। तो शायद दीज कंपनीज आल्सो में बेनिफिट, शायद 1-2 क्वार्टर खराब हो सकते हैं बट डेफिनेटली आई थिंक गवर्नमेंट विल रीलुक एट दिस एंटायर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी पॉलिसी, और कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं जिसकी वजह से इन कंपनी को फायदा हो सकता है। दीपन जी का एक बहुत कंस्ट्रक्टिव व्यू रहा है एक ऐसे स्पेस पे जो कि गम भुलाने के काम आता है, लिकर स्पेस, है ना दीपन जी? सच तो बहुत ही बढ़िया स्पेस है, हमें काफी पसंद है, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स में आपने यूनाइटेड स्पिरिट्स क्या लिखा है? नहीं, वी हैव टू गो फॉर होम ग्रोन अल्कोहल बेवरेज कंपनी। मैंने कई सालों से यूनाइटेड बेवरेजेस और यूनाइटेड स्पिरिट्स में इन्वेस्ट किया, कुछ खास रिटर्न आया नहीं। आई विश आई हैड बॉट रैडिको खेतान या फिर पिकाडेली या फिर एलाइड ब्लेंडर्स, आई थिंक दे हैव गिवन सुपीरियर रिटर्न्स, और नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट लेकिन एक्चुअल मार्केट में भी आप जाएंगे तो द इंडियन अल्कोबेव कंपनीज आर रियली गेनिंग, गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, और मार्केट शेयर गेन्स हो रहे हैं वहां पर। तो ये जो सेगमेंट है ऐसे खराब मार्केट में, डाउन मार्केट में जरूर से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। एक बढ़िया प्ले है ऑन द कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट थीम, एफएमसीजी बेच के अल्कोबेव कंपनीज ले सकते हैं, और जैसे मैंने कहा रैडिको खेतान है, पिकाडेली है, एलाइड ब्लेंडर्स है। और अगर आपके पास हाई रिस्क प्रोफाइल है और आप हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो एक और आइडिया मैं देता हूँ आपको, यूजुअल डिस्क्लोजर वी एन आर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड, वो है तिलक नगर इंडस्ट्रीज। और तिलक नगर इंडस्ट्रीज ने पूरा पिवट किया है फ्रॉम व्हाटएवर दे वर मैन्युफैक्चरिंग इनटू जो उनके इंपीरियल ब्लू जो उन्होंने विस्की खरीदी है, इट्स द थर्ड लार्जेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। और ये जो है एक नई ग्रोथ इंजन बन गई है तिलक नगर के लिए, लेकिन बहुत सारा डेट लिया है, तो एग्जीक्यूशन इज इम्पोर्टेंट एंड मेकिंग श्योर दैट दे आर एबल टू सर्विस द डेट इज इम्पोर्टेंट। तो ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक है हमारे हिसाब से। तो अगर ये जो उनकी पिवट है टू विस्की अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो बाकी की जो उनके जो चैलेंजेस है ऑन द लीगल साइड ऑन द ब्रांड साइड वो शायद सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए दीपन जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मीनवाइल